नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन अपेक्स चैनल में। और मैं सौरभ। हम पिछली वाली क्लास में भूगोल विषय देख रहे थे, लेकिन आज एक नई क्लास शुरू करूंगा मैं। और जैसे आप जानते हैं, शायद हिंदी बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं कि हिंदी शुरू की जाए। तो आज की जो क्लास है वो हिंदी बेस्ड होगी। आज का जो सेशन है वो हिंदी पे बेस्ड होगा कि हम देखेंगे कि आखिर जो हिंदी है वो कौन सी भाषा का शब्द है। अच्छा, हिंदी है क्या, कैसे हमारे यहाँ आई, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आज। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है। तो और बताइए, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। हम एकदम बढ़िया। बस लॉकडाउन में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप भी करते रहिए। चलिए ठीक है, हम देखेंगे कि आखिर हिंदी क्या है और हिंदी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं कोई चीज़ बताते समय ये भी बता देता हूँ कि वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप उस चीज को समझिए और खुद सोचिए कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हो सकता है ऐसा भी है, कोई ऐसा पक्ष हो जो मैं आपको ना पेश कर पाऊँ। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर अच्छा ये सर ने बताया तो ये क्वेश्चन बन रहा है, और इसके साथ साथ और भी कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता होगा तो आप आइएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ वेलकम है। वेलकम तो वैसे ही है सभी दोस्तों का। ठीक है, हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी क्या होती है? जैसे हिंदी में, हिंदी की एक विशेषता है, हमारी जो हिंदी है उसकी एक विशेषताएं है। वो विशेषता ये कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। साइलेंट वर्ड की कहीं जगह नहीं होती। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जहां पे हम कुछ वर्डों को साइलेंट कर देते हैं, वो चीज हिंदी में नहीं होती। साइलेंट होने का मतलब क्या होता है? चोरी करना। हिंदी में वो चीज नहीं होती है। और हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है कि इसे हर तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कोई चीज है तो वो क्यों है और क्यों नहीं होनी चाहिए थी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हम उसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये होती है हिंदी। ठीक है, तो मैं आपको लिखते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी में आपका वेलकम है। देखिएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हिंदी है वो एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। अगर ये भाषा है तो किस प्रकार की भाषा है? तो ये जो भाषा है ये है वैज्ञानिक भाषा। और वैज्ञानिक कोई चीज है, अगर वैज्ञानिक कोई भी चीज होती है तो उसे हर प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि ये इसलिए है। तो जो हम बोलते हैं हिंदी में उसी चीज को हम लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी हिंदी। अब बात आती है कि हिंदी की जो कहानी है वो शुरू कहाँ से होती है। तो हिंदी एक व्युत्पन्न भाषा है, मतलब हिंदी खुद में नहीं है। हिंदी जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा है। ठीक, तो अगर बात की जाए तो हिंदी कहाँ से उत्पन्न होती है? संस्कृत से उत्पन्न होती है। इसकी जननी कौन है? संस्कृत है। उसके साथ साथ और भी चीजें हैं, हमें जाननी चाहिए। दूसरी बात है कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। देखिएगा, फारसी भाषा का शब्द है। तो अब बात ये आती है, आखिर ये फारसी वर्ड जो आया उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये किस स्टेप में आया। देखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हिंदी यहाँ पर बोली जाती है सिर्फ भारत में नहीं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत जगह में बोली जाती है। और हिंदी की एक उपभाषा है लोकल बोली के भोजपुरी, जो विदेशों में भी बोली जाती है। अब सोच सकते हैं कि हिंदी कितनी पॉपुलर हो सकती है अगर उसकी एक उपभाषा, एक लोकल लैंग्वेज अगर कई देशों में बोली जाती है, तो हिंदी कितनी पॉपुलर हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो देखिएगा, पहला जो टॉपिक आप लिखेंगे वो कि ये हिंदी एक भाषा है और हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। तीसरा आप लिखेंगे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कहा जाता है कि जब ईरानी भारत आए, जब ईरानी भारत आए तो उस समय भारत को सिंधु नाम से जाना जाता था। जब ईरानी भारत आए उस समय भारत को
सिंध नाम से जाना जाता था। अगर सिंधु या सिंधु कहते थे, सिंधु नाम से जाना जाता था। और ईरानियों की एक विशेषता ये होती थी, जो ईरानी लोग होते थे उनकी एक विशेषता होती थी। जैसे बच्चा होता है ना, तो वो कुछ आप अगर बोलने को कहेंगे ना, तो वो शाह को कुछ और बोलेगा, हा को कुछ और बोलेगा, का को कुछ और बोलेगा, आ का कुछ, मतलब उनकी वर्तनी अशुद्धि होती है। वैसे जो ईरानी होते थे वो भी इस तरीके की गलतियां करते थे। वो शाह को हा पढ़ते थे, वो शाह को हा पढ़ते थे, और उसके साथ सा को हा पढ़ते थे, और उसके साथ जो द है उसको वो द पढ़ते थे। शा को हा पढ़ते थे, धा को द पढ़ते थे। तो ऐसे अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो जो हमारा सिंधु है वो क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। और हिंदू से ही बाद में हिंदू, जो व्यक्ति हिंदू था वो जो भाषा बोलता था उसे कहा गया हिंदी। ये बात समझ आई होगी कि जो ईरानी लोग थे वो पहले भारत आए, और भारत में आके भारत को पहले सिंधु नाम से जाना जाता था। और ईरानियों की विशेषता ये थी कि वो शाह को हा पढ़ते थे और द को ध पढ़ते थे। अब इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बना जिसे कहा गया हिंदू। और हिंदू वो व्यक्ति थे जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे कहा गया हिंदी। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो भाषा है उसकी और क्या विशेषताएं हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि जो हिंदी बोलते होंगे तो उसमें घुसेड़ देते होंगे जबरदस्ती, तेरे मेरे, मेरे को तेरे को, इस तरीके की भी लैंग्वेज बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। सोचिएगा, मतलब वो यहाँ रह के अपनी मातृभाषा का ही मिसयूज कर देते हैं। लोकल लैंग्वेज है तो वो समझ आती है कि आप भोजपुरी बोल रहे हो और भी अवधी बोल रहे हो, कन्नौजी बोल रहे हो, तो समझ आता है, चलो सही वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूँ और सिर्फ हिंदी के चक्कर में आप ज़्यादा स्टैंडर्ड होने के चक्कर में तेरे को मेरे को करेंगे, तो वो सही नहीं रहता है। और ऐसे लोग हैं, लेकिन सही है, थोड़ा सा चीज़ों को बदलिए और कोशिश करिए हिंदी में पढ़ने लिखने बोलने की। ठीक है, देखिएगा, अब हम बात करेंगे भाषा के बारे में कि आखिर भाषा होती क्या है। पहले ये जान लीजिए, जो आपसे भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस धातु से निर्मित है। जो भाषा शब्द लिखा गया है वो किस धातु से निर्मित है, तो देखिएगा भाषा भाष धातु से निर्मित है, भाष धातु से निर्मित है। और जो भाष धातु होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहना, वो होता है कहना, या कोई चीज कह रहे तो बोलने, इसका मतलब कहना या बोलना भाष का शाब्दिक अर्थ होता है। तो भाष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहना या बोलना। ठीक है, ये तो हो गई उसकी। अब एक चीज और पूछा जाता है आपसे, पूछा ये जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत बार पूछा गया है और लगभग पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें दो इकाइयां हैं और उसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा है। तो देखिएगा, भाषा की एक लिखित इकाई होती, एक मौखिक इकाई होती है। पहले जान लीजिए लिखित क्या होता है। जब हम किसी अपने विचार को, अपने भाव को, अपने अंदर की किसी भी अभिव्यक्ति को अगर लिख के व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित। अगर हम अपने अंदर किसी विचार को, किसी अभिव्यक्ति को, किसी भाव को बोल के व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक। अब बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। भाषा की एक पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा, उसमें पॉइंट बनाइएगा, उस पॉइंट में लिखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है।
अच्छा, एक चीज तो समझ आए कि जैसे हम कोई ध्वनि निकालते हैं तो वो हो गई मौखिक है। लेकिन अब बात करें अगर लिखित इकाई की, तो भाषा की जो लिखित इकाई होती है वो क्या हो सकती है। अच्छा, जैसे कुछ कोई चीज बोल रहे हैं आप, जैसे मैंने अपना नाम ही ले लिया कि मेरा नाम सौरभ है, जैसे आपने अपना खुद का नाम ले लिया, तो आप अपना नाम लिखते होंगे ना, किसी न किसी वर्ड से शुरू होता होगा ना। जैसे सौरभ हो गया, तो पहला वर्ड स हुआ। स क्या है, एक वर्ड है। इसका मतलब जो चीज हम बोल रहे हैं वो पहला जो वर्ड यूज हो रहा है वही तो हुआ लिखित में। इसका मतलब हो गया कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ड। अगर देखेंगे तो वर्ड कहलाती है। मौखिक इकाई हो गई ध्वनि, और जो लिखित इकाई होगी वर्ड। जैसे अगर हमें कुछ बोल रहे हैं और उसे लिखना है, इसका मतलब उसे हम लिखेंगे, अपने भावों को, अपने नामों को, अपनी किसी भी प्रकार के अभिव्यक्ति को लिखेंगे तो वो एक वर्ड से ही शुरू होगा। उसके बाद आप कितना लंबा पूरा बना डालें एक पन्ना का नाम, मतलब अच्छा नाम भी अजीब हो जाए ना, जैसे गुरु कतवारू मतलब पहले के नाम होते थे, अब इस समय कुछ अलग नाम है, तो नाम भी होता है ना, जैसे हम अभिव्यक्ति समय के हिसाब से चेंज होता रहता है सब कुछ। तो वही चीज है कि हम अपने अभिव्यक्ति को एक वर्ड के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से, कई क्वेश्चन आपके तैयार होने हैं। भाषा की जो मौखिक इकाई है ध्वनि, और जो लिखित इकाई है वर्ड। ठीक है। अच्छा देखिएगा, अगर इन्हीं वर्डों को हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, जैसे हमने अभी आपसे बात की थी, पहले ही बता दिया था कि जो हिंदी भाषा है एक वैज्ञानिक भाषा, और कोई चीज वैज्ञानिक तब होती है जब वो एक व्यवस्थित क्रम में होती है, और कोई चीज व्यवस्थित क्रम में तब होगी जब उसका कोई ना कोई एक सिद्धांत होगा। तो वैसे ही देखिएगा वर्ड के आगे, अच्छा लिखते रहिएगा, जैसे आप सुन के लिखेंगे आपकी लिखने की वर्तनी भी सही होती जाएगी, और उसके साथ साथ एक काम और आपका होता जाएगा कि आपको याद होता जाएगा। याद तो ऐसे भी हो जाता है, मेरी क्लास में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, देखिएगा हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि जो लिखित इकाई है वो है वर्ड, और वर्ड को ही अगर हम एक विज्ञान की परिभाषा होती है, पहले उसे समझ लीजिए। विज्ञान की परिभाषा बचपन में सिखाया गया है कि सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब है कि विज्ञान अगर कहते हैं तो कोई चीज व्यवस्थित होती है तब कहते हैं। वैसे ही अगर हम हिंदी में वर्णों को सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दें तो उसे एक माला का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो लिख लीजिए, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। इसका मतलब है जितने भी वर्ण है सबको अगर क्रम में, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ण है, यहाँ क लिख दिया, यहाँ श लिख दिया, यहाँ श लिख दिया, यहाँ ग लिख दिया, यहाँ च लिख दिया, यहाँ ज लिख दिया, यहाँ झ लिख दिया, यहाँ ट लिख दिया, तो ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। अब इन्हें ही हम एक व्यवस्थित क्रम में तरीके से लिख दे तो इसे कहा जाएगा वर्णमाला। ठीक है, देखिएगा वर्णमाला। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना, मतलब अगर उन्हें वर्णमाला लिखने को कह दिया जाए एक क्रम में, कुछ नहीं एकदम ऑन द स्पॉट ही कहा जाए ऐसा करो, आप 52 वर्ड होते 52 वर्ड को लिख के दिखाओ। पक्का बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उल्टा तो कर ही देंगे। नहीं तो ऐसे मौखिक तरीके लिखी छोड़ दीजिए, मौखिक तरीके से पूछ दिए, ऐसा करो आप अ से लेके ज्ञ तक पूरा एकदम व्यवस्थित क्रम में लिख के दिखा दो हमें, तो हम मान जाए तुम्हें हिंदी आती। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 20 में ही गलत कर देंगे। यार क्या ये, ऐसा नहीं होता, मतलब क्या है, इतना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे आप उसको लिखते रहेंगे। वर्णमाला की बात हो रही है तो वर्णमाला में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, अभी तो बस एक शुरुआत है। देखिएगा वर्णमाला में हमने बात करी वर्णमाला, ये दो चीजों से मिलके बना है, एक बना है वर्ण, एक बना है माला। मतलब जो वर्ण है
वर्ण का मतलब ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और माला का मतलब उसे एक व्यवस्थित क्रम में पिरोना, वो होता है माला। मतलब अगर वर्णों को हम एक व्यवस्थित रूप में लिख दे, सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर दे, तो उसे कहा जाता है वर्णमाला। अब बात आती है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है। इसकी जो संख्या है, नॉर्मली अगर आप काउंट करेंगे तो ये 52 ही होती है, और कुछ ऐसे भी महापुरुष है जिन्हें अगर ये कह दिया 52 लिख के दिखाइए तो सरेंडर बोल जाएंगे, कपाड़ पर पकड़ के बैठ जाएंगे, हम भैया हमसे ना हो, ये बात होती है। तो देखिएगा वर्णमाला संख्या 52 होती। अब 52 होती कहां से, ये देख लीजिए, बाकी इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, देखने कितना हो सकता है इस सेशन में, इस क्लास में कितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा वर्णमाला के भेद, दूसरा लिखिएगा वर्णमाला में लिखिएगा, ये 2 प्रकार का होता है, इसके 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। एक होता है स्वर वर्ण, बहुत अच्छे से आप परिचित हैं, एक होता है स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन वर्ण। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, और यहाँ एक एक से वीर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। सही बात है ना, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, देखिएगा वर्णमाला, एक इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब हम बात करेंगे आखिर जो 52 हमने अभी आपसे बताया है, वो 52 कौन कौन से हैं, किनको मिला के 52 हो जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्वर, मैं लिख रहा हूं सबसे पहले स्वर वर्णों को लिख रहा हूं, कौन कौन से स्वर में काउंट किए जाते हैं। इसमें भी 2 ऐसे होते हैं जिनको स्वर वर्णों में लिखा जाता है, लेकिन स्वर कहाँ नहीं जाता है। ठीक है, देखिएगा स्वर वर्णों में देखा, ये हो गए स्वर्ण वर्ण। अब इनकी विशेषता क्या है, अगर इन्हें काउंट आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब हो गया कि वर्णमाला में जो पहले वाले क्रम में पढ़ेंगे वो 13 पढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिएगा अंग और अह को स्वर में काउंट नहीं किया जाता है, इसे कहते हैं अयोगवाह। इसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी देख लीजिएगा जो 52 है वो कौन कौन से। देखिएगा लिखेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में लिखेंगे। अच्छा सही बताइएगा कितने लोग हैं जिनको क से ज्ञ तक आता है, लिखिएगा कमेंट में, हमें आता है। ठीक है, देखिएगा पहली जो लाइन शुरू होती है वो क वर्ग से शुरू होती है। देखिए इतने होते हैं। अब ये आपने देख लिया कौन कौन से हैं, देखिएगा कौन कौन से हैं। और गर्मी देखिएगा व्यंजन वर्ण में शुरू करता हूं। देखिएगा क ख ग घ ङ, ये हो गया, इसे हम कहते हैं क वर्ग, इसे हम कहते हैं क वर्ग। च छ ज झ इ, इसे हम कहते हैं च वर्ग। मतलब वर्ग का जो पहला अक्षर होता है उसके नाम पे ही रखा जाता है। तो ये हो गया क वर्ग, ये हो गया च वर्ग। जो ट ठ ड ढ ढ़
वो हो गया ट वर्ग, और त थ द ध न ये हो गया त वर्ग, और प फ ब भ म ये हो गया प वर्ग। देखिएगा इन वर्गों का जो नाम रखा गया है इनके पहले वाले अक्षर के नाम पे रखा गया है। तो देखिएगा इनकी संख्या कितनी हो गई 25। 25 कैसे, एक वर्ग में 5 अक्षर, एक वर्ग में 5 अक्षर और 5 लाइन है ये, तो 25 हो गया ये। अब बात आती य र ल और व, इनकी संख्या कितनी हो गई 4। और य र ल व को कहते क्या है, ये इन्हें कहते अंतस्थ व्यंजन। अभी बस इतना जानिएगा कि ये कौन कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, इसकी डिटेल में चर्चा होगी अगली वाली क्लास में कि स्वर में भी क्या क्या होते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, इनको क्या क्या अलग अलग नाम दिया जाता है, वैसे व्यंजनों के बारे में पूरी बेहतरीन चर्चा होगी। इतना पढ़ लेंगे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, इस बात की तो व्यवस्था है। ठीक है, देखिएगा य र ल व इसमें 4 होते हैं और ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह, ये हो गए स स ह, ये भी 4 हो गए। और अगर ये 4 हो गए तो इन्हें कुछ नाम दिया जाएगा, तो इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। बहुत सारे लोग होंगे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन जरूरी है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें भी बताया जाए। देखिएगा अगला है छत्र ज्ञ औस्र। छत्र ज्ञ औस्र ये इनकी भी संख्या कितनी है 4 है, तो इन्हें भी कुछ नाम दिया जाएगा। छत्र, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, देखिएगा काउंट करिएगा कितने हो गए। और जो ये लास्ट में 2 बच रहे हैं ये यही वाले वर्ड हैं ड और ढ वाले, लेकिन बस अंतर इस बात का है कि इनके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, इस वजह से ये उस लाइन में रखे नहीं जाते हैं। और जब लाइन में रखे नहीं जाते हैं तो इनका भी नाम यहाँ अगर बिंदी लग गई तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएंगे ये। कैसे, देखिएगा इन्हें किस नाम से जानते हैं, इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो इतनी, और ये इनकी संख्या हो गई 2। अच्छा काउंट करिएगा अब जोड़ने का। अगर ये हमने बताया था कि वर्णमाला में होते हैं टोटल 52, अब 52 होते हैं तो कौन कौन से 52 होते हैं देखिएगा, काउंट करिएगा, नीचे से कर लीजिए। 2 4 6 4 10 4 14 और 25 जोड़िएगा। 39 हो गए। यहां से 14 और 25 39, और इसमें जोड़िएगा 13, कितने हो गए 52। इसका मतलब जो हम लोगों ने वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि इसमें 52 वर्ण होते हैं, वो किन किन वर्णों को मिला के 52 होते हैं ये देख लिया आपने। ठीक है, अब यहां से अगर किसी को कोई समस्या हो, हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, अंग और अ को अयोग वाह कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं इन्हें। और इनको हम स्वर वर्णों में काउंट नहीं करते, जैसे ये तो होते हैं कि ये इसी से बने हुए शब्द हैं द्विगुण व्यंजन कहते हैं, वैसे ही इनको हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो इतनी बात हो गई। आपने देखा होगा कि कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन बन, जैसे भाषा, किस भाषा का शब्द है, कहाँ से आया हुआ है, लिखित सबसे छोटी कौन सी इकाई है, मौखिक है कौन सबसे छोटी इकाई है, उसके साथ साथ वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन से आते हैं, इस बारे में पूरे तरीके से आपने चर्चा की। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन को यहीं रोकेंगे और मिलेंगे अगले वाले सेशन में, और तब हम देखेंगे कि इनके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बनते हैं और अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आपकी आदत हो गई ये कांड करने की, तो कांड मत करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।